Hello children, in this video, as you have seen here the topic complex sentence, we are going to read about it. We are going to know how we can frame the complex sentence. मैंने कुछ और वीडियोस, 3 वीडियोस और बना रखे हैं क्लॉज के ही, जिसमें सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बनाने का पूरा फॉर्मेट, पूरा रूल उसमें दिया हुआ है। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आखिर बनता कैसे है। कॉम्प्लेक्स जैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था दैट वन प्रिंसिपल क्लॉज मस्ट बी देयर एंड टू वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा, उसमें केवल कोऑर्डिनेट क्लॉज ही लगेंगे। डोंट फॉरगेट दिस। एक बार एक शॉर्ट रिवीजन भी मैं कंपाउंड सेंटेंस के लिए दे रही हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ केवल कोऑर्डिनेट क्लॉज ही लगेगा। गलती से वहां सबऑर्डिनेट क्लॉज न लगा दीजिएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा तो सेंटेंस आपका कंपाउंड नहीं कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम बनाएंगे कैसे, उसकी क्या पहचान है, वो कंपाउंड सेंटेंस में मैंने कंजंक्शन के जरिए आपको क्लियर किया है कि उन कंजंक्शन के बाद कंपाउंड कोऑर्डिनेट क्लॉज ही आएगा। मैंने ऐसा उसमें डिटेल में बताया है। तो इसलिए केवल एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज लगने पर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। बट हियर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज लगता है, सबऑर्डिनेट, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज से क्या मतलब है, जो क्लॉज अपनी मीनिंग, अपना सेंस क्लियर करने के लिए, इफ द क्लॉज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज, दैट क्लॉज इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं कि इसीलिए उसे इसीलिए उसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, दूसरे पे आश्रित होती है, और उसको आश्रित होने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होना पड़ता है। एक एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल, he is the boy who got the first prize। तो क्या है, ये वो लड़का है जो फर्स्ट प्राइज पाया। अब आप इसमें देख सकते हैं, मेरे पहले जो 2-3 वीडियोस हैं उसको आप क्लॉज से देख लेंगे, तब आपको क्लॉज क्या है, मैंने क्लॉज पार्ट 1 में ही ये क्लियर किया है कि क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। उसको आप बिना देखे आगे मत बढ़िएगा। क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस जानने बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो ये एक क्लॉज है और एक क्लॉज ये भी है, ठीक है ना। 2 क्लॉजेस हैं जो एक कंजंक्शन हु से जुड़े हुए हैं। ओके, तो अब ये क्लॉज है, इसमें कैसे हम पता करें कि कौन प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों ही क्लॉज तो अपने आप में दिख रहे हैं। इसमें पता कैसे चलता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो बेस होता है, उसको किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। कंजंक्शन के साथ कोई दूसरा क्लॉज उससे जुड़ता है, चाहे वो कोऑर्डिनेट होगा चाहे सबऑर्डिनेट होगा। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक आश्रित उपवाक, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट्स व्हाई इट विल बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, जस्ट टू क्लियर द सेंस। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज पर पूरी तरह से आश्रित होगा अपना अर्थ प्रकट करने के लिए। तो चलिए हम पता करते हैं इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है। आप देख रहे हैं, he is the boy who got the first prize। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बात मुख्य रूप से क्या कही जा रही है, किसी लड़के के बारे में कि ये वो लड़का है। अब उस लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, वो विशेषता कौन बता रहा है, who got the first prize। अब यहाँ पे सवाल उठता है got the first prize, तो who got the first prize या he got the first prize अगर हम कह दें यहाँ पर ये, तो इससे एक क्वेश्चन होता है किसकी बात की जा रही है। तो बात किसकी की जा रही है, इसका अर्थ किससे क्लियर हो रहा है,
इसी क्लॉज से। मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है भाई, जो इस पर डिपेंड कर रहा है, ये जो प्राइज पाने वाला बच्चा है वो कौन है, उसी की बात तो की जा रही है कि ये वो बच्चा है जो फर्स्ट प्राइज पाया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हु क्यों लगा और ये किस रूप में, ये इसके साथ ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी हम इन पॉइंट्स पर जब आएंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था बताना कि प्रिंसिपल क्लॉज एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, अगर बन जाता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज से एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ेंगे अपने अपने कंजंक्शंस के साथ तो वो सब एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल I asked him what he likes। चलिए हम इसकी बात करते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो क्या पसंद करता है। ठीक है ना। मैंने उससे पूछा कि वो क्या पसंद करता है, तो ये मैंने पूछा, ध्यान रहे, और क्या पसंद करता है। तो क्या पसंद करता है के बाद पसंद करना ये थर्ड वन चीज हो गई। बेस इसका ये है कि मैंने उससे पूछा। इसमें मुख्य बात क्या है कि वो क्या पसंद करता है या वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, वो सेकेंडरी चीज है। बेस आपका ये है। उसको इस तरह से भी समझिए कि मैंने उससे पूछा के बाद जो ये क्लॉज दी हुई है, हो सकता है यहाँ पे what he eats हो सकता था, ठीक है ना। what he thinks हो सकता था, what he likes यहाँ पे दिया ही है। ठीक है ना। तो ये कुछ भी, तो ये क्वेरी की गई है, क्वेरी में कुछ भी हो सकता है। तो बेस आपका यही है कि मैंने जानने की कोशिश की। क्या जानने की कोशिश की, ये आपके सामने what he likes। तो चलिए ये रहा आपका एक डिटेल केवल कि ये जानने के लिए कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या फॉर्म होता है, क्या रूप होता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हम यूज कर रहे हैं वो किन किन रूप में आता है, उसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किन किन रूप में आता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी नाउन क्लॉज के रूप में आता है, कभी एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आता है, कभी एडवर्ब क्लॉज के रूप में आता है। इज इट क्लियर। इन तीनों रूपों में सबऑर्डिनेट क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। लेट अस सी नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज बच्चों देखने में थोड़ा कहीं बच्चों को समझने में टिपिकल हो लगता है। मैं केवल कंजंक्शन की मदद से आपको नाउन क्लॉज पहचानने का तरीका आपको यहाँ बता रही हूँ कि वो कंजंक्शन आपकी पूरी मदद करेंगे इन फ्रेमिंग द सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पे दिया हुआ दैट, व्हाट, हु, हाउ। दैट, व्हाट, हु, हाउ। अब ये जो कंजंक्शंस हैं ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले लगेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं दैट I think that he is very honest person, है ना। I think that he is very honest person। या it seems that you are not interested in this job। अब आप देखिए जो ये दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, ध्यान रहे सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कंजंक्शन होगा, एक कंजंक्शन से ही वो प्रिंसिपल क्लॉज पे जुड़ता है, से के साथ जुड़ता है। आप देख रहे हैं
कि दैट कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज दिया हुआ है वो इस सेंटेंस में एक तरीके से जवाब दे रहा है। आई थिंक व्हाट, किस चीज का जवाब दे रहा है, ठीक है ना। आई थिंक दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। अब बच्चों यहाँ पर मैंने केवल इसको और डीप में ले जाने के बजाय केवल कंजंक्शन का सहारा लिया है कि कुछ कंजंक्शंस आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की मैं बता दूं कि वो कंजंक्शंस अगर दिमाग में रहेंगे तो आप अपने आप में सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। जैसे ये सेंटेंस दिया, आई थिंक दैट ही इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, ठीक है ना। और ऐसा ही एक सेंटेंस और भी आता है, इजीली। अब एक सेंटेंस यहां पे देख लीजिए, 1 2 and 3। हाँ, he is the only person that can do this easily। एक सेंटेंस यहाँ भी दैट आया है। अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूंगी कि ये दैट तो आपकी नाउन क्लॉज के पहले आए हैं, लेकिन ये दैट आपका नाउन क्लॉज में यूज होने वाला कंजंक्शन नहीं, ये एडजेक्टिव क्लॉज में यूज होने वाला कंजंक्शन है, ठीक है ना। अभी इस चीज को और डिटेल में इसके दौरान बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानिए कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन जैसे आपको मालूम है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और नाउन यूज्ड इन द सेंटेंस, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्लॉज आल्सो क्वालिफाइज प्रिंसिपल क्लॉज इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता बताता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ही इज द ओनली पर्सन दैट कैन डू दिस इजीली। यहाँ पे ये दैट कैन डू दिस इजीली, ये जो क्लॉज है ये इस पहले क्लॉज की विशेषता, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कि ये वही व्यक्ति है जो इसको आसानी से कर सकता है, किसी काम को होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट विशेषता बता रहा है, ये ध्यान रहे कि दैट हर जगह नाउन क्लॉज के पहले नहीं यूज होता है, दैट एडजेक्टिव क्लॉज के पहले भी यूज होता है। यहाँ पर दैट एक क्वालिफाइंग कंजंक्शन के रूप में आया है, ये दैट क्वालिफाइंग कंजंक्शन है। यहाँ पर ये जो क्लॉज आपका बना है पूरा, दैट कैन डू दिस इजीली, ये इस क्लॉज की, ही इज द ओनली पर्सन, यही वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, इसकी खासियत बता रहा है कि कौन सा पर्सन है, वही जो इसको आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। तो मेक इट श्योर, मेक इट क्लियर टू योरसेल्फ दैट एट एवरी प्लेस दैट कंजंक्शन विल नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग this noun clause, because sometimes it is used in the form of qualifying conjunction and before adjective clause it might be used, ठीक है ना। कि that conjunction कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा noun clause के पहले आए, बल्कि that conjunction adjective clause के पहले भी आता है। अभी आपको adjective clause के बारे में और समझाएंगे तो that के बारे में आपको डिटेल में और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ that को इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करने के लिए आपके सामने रखा है। ओके, सो दिस वाज द दैट्स यूज्ड इन नाउन क्लॉज। लेट अस सी नेक्स्ट। हियर व्हाट, अभी एक एग्जांपल दिया था, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही eats. I ask him what he eats. ठीक है। नेक्स्ट, you do what you like. ठीक है ना, आप वही करिए जो आपको पसंद है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या खाता है,
देख सकते हैं अभी कि ये जो व्हाट कंजंक्शन आया है, ये व्हाट एक तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा वो क्या। जब कंजंक्शन की, जिसे हिंदी में की या क्या का जवाब दे, ये ध्यान में रखिएगा कि या क्या का कंजंक्शन अगर जवाब दे रहा है, डेफिनेटली दैट कंजंक्शन इज फॉर नाउन क्लॉज। ये ध्यान में रखें, अगर कंजंक्शन की या क्या का जवाब दे रहा है तो दैट कंजंक्शन इज यूज्ड फॉर द नाउन क्लॉज। ओके, नाउ लेट अस सी हु। It is clear who will win the race. It is clear who will win the race. अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि who कंजंक्शन यहाँ पर जो आया है वो एक तरीके से इंट्रोगेटिव फॉर्म में आया है। ये क्लियर है कि कौन जीतेगा। अभी आपको हु एडजेक्टिव क्लॉज में भी मिलेगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल से क्लियर कर देते हैं। अभी मैंने दिया भी था, ही इज माई ब्रदर हु वन द फर्स्ट प्राइज। He is my brother who won the first prize. अब देखिए दोनों ही सेंटेंस में who का यूज हुआ है, दोनों ही सेंटेंस में who का यूज हुआ है, लेकिन ये आपका नाउन क्लॉज है और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में मैंने बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता बताएगा। आप दोनों में इजीली इसमें पता कर सकते हैं कि इसमें विशेषता प्रिंसिपल क्लॉज की कौन बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बता रहा है। ऑब्वियसली ये बता रहा है ये वो मेरा भाई है, तो भाई की क्या विशेषता है, जिसने फर्स्ट प्राइज जीती, तो यानी कि ये विशेषता बता रहा है। तो इसलिए मैं आपको बार बार दोनों में डिफरेंस करके बता रही हूँ ताकि ये आपको कभी क्लियर ना हो, सॉरी ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि हु नाउन क्लॉज में भी था, एडजेक्टिव में था, शायद ये गलती से नहीं लिखा है। हु यहाँ पर विशेषता नहीं बता रहा है। इट इज क्लियर व्हाट। अभी मैंने आपको कहा कि अगर कंजंक्शन की या क्या करके आ रहा है, कंजंक्शन की मीनिंग कि या क्या है तो वो नाउन क्लॉज होगा। यहाँ पर की या क्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो है इट इज क्लियर हु विल विन द रेस, है ना। अब यहाँ पे की क्या, यहाँ पे कौन है, लेकिन यहाँ पर जो हु है उसका मतलब जो या जिसने, इस तरह से आएगा तो वो विशेषता बताएगा कि क्या कौन, इस तरीके से जो कंजंक्शन की मीनिंग होगी वो हमारी केवल नाउन क्लॉज की ही हो सकती है। ओके, जस्ट सी दिस वन मोर। One more. I know who will come tomorrow. Again you can see I know, मैं जानता हूँ कि कौन कल आएगा, who will come tomorrow. Is that clear? तो इस तरह से ये कंजंक्शन आपने देखे that नाउन क्लॉज के पहले भी आता है, एडजेक्टिव क्लॉज के भी पहले आता है। व्हाट आपने देखा, ठीक है ना, हु भी आपने देखा, दोनों में मिला। अब हम आते हैं हाउ। हाउ वो कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज में इस्तेमाल होता है। कैसे, योर रिजल्ट depends on how you perform. Your result depends on how you
परफॉर्म। अब आपने देखा कि तुम्हारा रिजल्ट निर्भर करता है कि तुमने क्या परफॉर्म किया। यू परफॉर्म, हाउ यू परफॉर्म, कैसे परफॉर्म किया है, दिस इज सफिशिएंट। वन मोर, हिज एडमिशन depends on how he appeared in the exam, entrance exam या whatever, ठीक है ना। कि उसका एडमिशन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एग्जाम में अपीयर हुआ। तो यहाँ पर भी आपको हाउ मिला है। तो आपके सामने these four conjunctions are here which will be used just only before the noun clause। ये वो जो 4 कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज के पहले ही यूज होंगे। अगर उसमें that, who का यूज अगर इसमें इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव के लिए, तो वो निश्चित रूप से ये कंजंक्शन वहां पर क्वालिफाइंग कंजंक्शन के रूप में ही आएंगे, केवल कि क्या कौन के रूप में नहीं आएंगे। मेक इट श्योर, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि दैट कंजंक्शन नाउन क्लॉज का है या एडजेक्टिव क्लॉज का, क्योंकि दोनों में यूज होता है। तो बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज में यूज होने वाला जो दैट कंजंक्शन है वो क्वालिफाइंग कंजंक्शन होता है। हु जो कंजंक्शन है वो क्वालिफाइंग कंजंक्शन होता है। सो मेक इट श्योर देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वाज द नाउन क्लॉज। नाउ कम टू एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज आप लोग शायद शॉर्ट में समझ ही गए होंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज अपने आप में वो प्रिंसिपल क्लॉज की विशेषता बताता है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए बताए थे। लेट अस सी दिस वंस अगेन। दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड राम took birth। ये वो जगह है जहां भगवान राम ने जन्म लिया। अब आप देख लीजिए कि यहाँ कौन किसकी विशेषता बता रहा है। ऑब्वियसली विशेषता बताने वाला क्लॉज ये ही है, मतलब क्वालिफाइंग क्लॉज ये है, क्वालिफाइंग कंजंक्शन ये है, और प्रिंसिपल क्लॉज ऑब्वियसली ये है। प्रिंसिपल क्लॉज को बिल्कुल क्लियर से यही समझिए कि प्रिंसिपल क्लॉज पहली बात तो दिखने में उसके पहले कंजंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कंजंक्शन होगा ही नहीं। कभी कभी यहाँ पर जो क्लॉज रहता है वहां पे कंजंक्शन लिखा होता है, तो बच्चों वहां पर प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ से उठ करके दूसरे पार्ट में आ जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं होगा, ये पहली पहचान देखते ही पता चल जाएगी। दूसरे, इसको गहराई से समझने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप में बेस होता है। अब इसी सेंटेंस में आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी जगह की बात की जा रही है, कि यही बताया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि ये वो प्लेस है, ठीक है। तो किसी जगह को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो प्लेस, दैट पोर्शन वेयर इज शोइंग द प्लेस, that will be the principal clause, means the base of the sentence is called the main clause, principal clause. Okay, and one more, this is the book which I lost yesterday. Okay, here you can see again, ये बुक है जो मैंने कल मुझसे खो गई, कल मैंने खो दी। This is the book. Again you can see this is the base clause, main clause or principal clause. ये sentence का base है। और this is the qualifying clause, I lost yesterday. ये book की विशेषता क्या है कि वही किताब है जो मैंने कल खोई। किताब की विशेषता क्या है? पर्टिकुलर किताब की विशेषता ये है जो कल मुझसे हो गई है, और ये qualifying conjunction है। So here you can see, so you can try to understand through these examples. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ adjective clause के लिए लिखा है qualifying interrogative words। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है qualifying interrogative words। qualifying मतलब विशेषता बताते हुए जो interrogative words हैं। मोस्टली शुरुआत में बच्चों को प्रैक्टिस कराते समय बता दिया जाता है, मोस्टली कह देते हैं बच्चे जो पहचान लेते हैं कि अच्छा एडजेक्टिव क्लॉज वो होगा जो जहां पर कंजंक्शन जो होगा वो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। तो केवल इंट्रोगेटिव वर्ड से ही बच्चों मत पहचानो, उस इंट्रोगेटिव वर्ड को क्वालिफाइंग कंजंक्शन, क्वालिफाइंग वर्ड होना जरूरी है।
ठीक है ना। अगर वो क्वालिफाइंग नहीं है, अगर वो क्वालिफाइंग नहीं है तो डेफिनेटली, अब जैसे आई नो हु कैन डू दिस वर्क, अब इस सेंटेंस में आई नो हु कैन डू दिस वर्क, आई नो हु कैन डू दिस वर्क, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये क्वालिफाइंग नहीं है। मैं जानता हूं कि कौन इस काम को कर सकता है, यहां पर जो नहीं, आई नो हु कैन डू दिस वर्क में ये क्वालिफाइंग नहीं है। इसकी मीनिंग की क्या कौन जैसा है, अभी मैंने आपको बोला था कि क्या कौन जैसी मीनिंग अगर कंजंक्शन की है तो वो डेफिनेटली नॉन क्लॉज का होगा, लेकिन की क्या कौन की मीनिंग अगर क्वालिफाइंग सेंस में है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज में आ जाएंगे। ओके, नाउ जस्ट कम टू एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में भी आपके सामने मैंने यहाँ पर लिमिटेड आपके सामने सिलेक्टेड कंजंक्शंस रख दिए हैं कि अगर कंजंक्शंस के पहले आपको ये मिल रहे हैं तो वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि वो कंजंक्शन आपका एडवर्ब क्लॉज ही होगा। एडवर्ब क्लॉज के पहले ये ही कंजंक्शन आपको मिलेंगे। पहले तो हम एडवर्ब क्लॉज का मतलब समझ लें। एडवर्ब की डेफिनेशन बच्चे छोटे क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट द वर्ब। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन एंड एडवर्ब क्वालिफाइज जस्ट ओनली वर्ब। वो केवल वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, तो वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। यहां पर क्या करना है कि एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल क्लॉज को, जैसे एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज था जो प्रिंसिपल क्लॉज के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा था। आपने देखा था दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड राम टुक बर्थ, तो वेयर लॉर्ड राम टुक बर्थ इस सेंटेंस में ये विशेषता उस प्लेस की है, ना कि पूरे सेंटेंस की है। यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज में हुई एक्टिविटी, प्रिंसिपल क्लॉज की विशेष में जो घटना घट रही है उसके बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब को आप जानते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो टाइम भी बताता है, प्लेस भी बताता है, जगह भी, टाइम प्लेस मैनर भी बताता है, ठीक है, रीजन में भी आता है और कंडीशनल भी होता है। ये आपने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आप देख सकते हैं। एडवर्ब का जो पूरा डिटेल है उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब जब चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको, तभी आपका एडवर्ब जाकर के कंप्लीट होगा। अब ये जो कंजंक्शंस हमारे सामने व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, वेयरएवर, एज सून एज, बिकॉज, एज, सो, इफ, ये कंजंक्शंस को मैं जरा अप्लाई करके आपके सामने बताती हूँ। When, this is the time when I have to go to temple. अब आप देख लीजिए, ये वो समय है कि जब मुझे मंदिर जाना होगा। whenever he gets time he goes to temple। आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कंजंक्शन पहले आ जाता है क्लॉज के। अब आप देख लीजिए ये कंजंक्शन इस क्लॉज के पहले आ गया है, इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज कभी कभी सेकंड पार्ट में भी आता है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं होता। आप देख सकते हैं इस कंजंक्शन के पहले ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज ये है। वैसे भी आप सेंटेंस को पढ़ करके देखिए, मेन बात क्या है, उसके मंदिर जाने की बात हुई है, ठीक है ना। तो whenever he gets time he goes to temple। next we just see where।
where or wherever. Wherever he goes, people greet him politely. Wherever he goes, people greet him politely. जहां कहीं भी वो जाता है लोग उसे विनम्रता के साथ उसे ग्रीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट, as soon as as soon as he come, he will get his articles. जैसे ही वो आएगा वो अपना आर्टिकल लेके चला जाएगा, वो अपना आर्टिकल पा जाएगा. जैसे ही वो आता है अपना आर्टिकल अपना सामान पा जाता है. फिर बिकॉज I don't want to go anywhere because I have a lot of works. ठीक है ना, ध्यान रहे यहाँ पे बिकॉज में रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. ये एडवर्ब ऑफ रीजन है. आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स. फिर हम आते हैं एज सो. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एज सो एक साथ में, एज और सो ये दोनों ही कंजंक्शंस एक साथ यूज होंगे सेंटेंस में. कैसे? सो के लिए मैंने आपको बताया था कंपाउंड सेंटेंस में कि कंपाउंड सेंटेंस में यूज होने वाला ये कंजंक्शन है. तो यहाँ पर as you do, so shall you get. ठीक है ना. यहां पर as so की मीनिंग जैसा और वैसा. हिंदी में इसकी ऐसी, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा. ध्यान रहे यहाँ पर सो वो वाला सो नहीं है, यहाँ पर सो एज के साथ आया है. ठीक है ना. एज यू डू सो शैल यू गेट. वैसा तुम पाओगे, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे. ठीक है ना. अब आया इफ यू कम टाइमली we can have time for fun. अगर तुम टाइमली आ जाते हो तो हम लोग थोड़ा एंजॉय करने के लिए हमें समय मिल जाएगा. तो आपने देखा इफ कंजंक्शन. बच्चों जो भी मैंने आपको अभी तक बताया इसमें कंजंक्शन अगर क्लॉज के पहले आ रहा है तो वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है. प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कंजंक्शन नहीं होता है. इस चीज को ध्यान में रखिएगा. अगर इस तरह से कंजंक्शंस को आप ध्यान में रख करके आप क्लॉज बना रहे हैं, सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. आपके एग्जाम में जो सेंटेंस आएंगे वो आपको छोटे छोटे क्लॉजेस में मिलेंगे. जैसे यही सेंटेंस है, यू डू एक रहेगा, यू शैल गेट, you shall get. you do you shall get. आपने इसमें as you do so shall you get. that's all. okay. या कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए. he goes, he gets respects.
चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं। He gets respect. Wherever he goes, comma, he gets respect. जहाँ कहीं भी जाता है उसे सम्मान मिलता है। ठीक है ना? तो आपको क्लॉज समझना बहुत जरूरी था। बिना क्लॉज को समझे सिंथेसिस जैसी एक्सरसाइज, जिस सिंथेसिस का मतलब भी मैंने आपको क्लियर किया था क्लॉज पार्ट 1 में कि सिंथेसिस किया जाता है, और सिंथेसिस पढ़ने के लिए हमें नॉन फेराइट और हमें क्लॉज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना नॉन फेराइट और क्लॉज को समझे हम सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दें कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें नॉन फेराइट की जरूरत पड़ती है। सिंपल सेंटेंस में भी 2 क्लॉजेस होते हैं जिनको हमें एक में ही मर्ज करना पड़ता है। वो पूरा मैंने आपका क्लॉज के दूसरे पार्ट में मैंने कर रखा है। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए भी मैंने आपको डिटेल दे रखा है। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी। सबऑर्डिनेट क्लॉज की 3 टाइप्स है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज के रूप में आता है। ठीक है ना? और इन सब को कैसे आप पहचानेंगे? तो नाउन क्लॉज के पहले केवल ये 4 कंजंक्शन आपको मिलेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कंजंक्शन कहीं क्वालिफाइंग कंजंक्शन के रूप में तो नहीं काम कर रहा है। अगर ये क्वालिफाइंग मिले तो आप तुरंत जान लीजिएगा फिर नाउन क्लॉज नहीं है। अगर ये कंजंक्शन क्वालिफाइंग हुए तो, अगर क्वालिफाइंग नहीं है तो डेफिनेटली इन कंजंक्शंस के बाद आपको नाउन क्लॉज ही मिलना है एंड नथिंग एल्स। देन एडजेक्टिव क्लॉज मैंने लिखा है कि क्वालिफाइंग इंट्रोगेटिव वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स भी मैं लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्वालिफाइंग इंट्रोगेटिव वर्ड इसलिए इसमें मैंने डाल दिया कि इसमें बच्चों को आसानी रहती है समझने में। अच्छा प्रश्नवाचक वर्ड्स ही होने चाहिए कि वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो क्वालिफाइंग जो विशेषता बताने वाले हैं। और एडवर्ब क्लॉज के लिए मैंने ये when, whenever, wherever, as soon as, because, as and so एक साथ as and so को अकेले नहीं यूज करना, क्योंकि so का यूज अकेले आप यूज करेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। as and so, if कंडीशनल है ना? तो इन सारे कंजंक्शंस के साथ, इन सारे कंजंक्शंस के बाद डेफिनेटली एडवर्ब क्लॉज ही आपको मिलेगा। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ योर क्लॉज सेक्शन for understanding synthesis process is now over. You just see my all those 4 videos just to understand what the concept of phrase, clause and sentence, इन तीनों में difference क्या है, clause actual में क्या है, clause की definitions क्या है, sentence क्या है, sentence की definition क्या है, क्लॉज और सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, इनको अलग अलग समझ करके फिर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। इस तरह से आपका ये एक चैप्टर कवर होता है। थैंक यू सो मच।